Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Professor Ishtiaq Ahmed. In this video we will discuss about Ibn Khaldun, theories of Ibn Khaldun. Ibn Khaldun was a sociologist who born in 1332 and died in 1406. He was very famous for as a traveler, as a historian, as a sociologist. He also studied the Berber tribes of Marrakesh. Ibn Khaldun was basically born in Tunis, and he write a very famous book Prolegomena, जिसको उर्दू में मुकदमा कहते हैं. ये उसकी किताब थी जिसके अंदर उसने बार्बर ट्राइब्स की हिस्ट्री, उनके कल्चर, उनकी सोसाइटी के बारे में बड़ी डिटेल से लिखा है और उसकी हमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बना के दिया है कि किस तरह से हम सोसाइटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. So let's start today's video. Theory of Asbiyat. First theory of Ibn Khaldun is theory of Asbiyat, which is very famous concept of Ibn Khaldun. The concept of Asbiyat is considered the hallmark of his contribution to sociology. It is bedrock of his sociological thought. He also points out that it is Asbiyat, group consciousness. Basically पहले हम असबियत को डिफाइन करते हैं. असबियत वो कहता है सोशल बॉन्डिंग, ग्रुप कॉन्शियस, आपकी जो सोसाइटी के अंदर हम आंगी है, एहसास है, यकजानगी है, सोशल बॉन्डिंग है, कॉन्शियसनेस है, ये असबियत है. और ये जितनी ग्रुप के अंदर ग्रुप फीलिंग्स हैं ये पॉजिटिव होगी, अटैच होगी, इकट्ठी होगी, उतनी ज़्यादा वो ग्रुप जो है वो सर्वाइव करेगा, लंबे अरसे तक जो है वो अपनी लाइफ लेके जाएगा. सो ग्रुप कॉन्शियसनेस आ ग्रुप फीलिंग दैट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर. It is a sort of relationship with people within whom one shares a common descent, common beliefs and common ways of life. The forceful group feeling, asbiyat, gives strength to a group, and it is on account of this feeling that a particular group becomes live and active and plays a vital role. It produces great leaders and helps in the founding of dynasties and establishment of states. वो कहता है जितना असबियत का कॉन्सेप्ट मजबूत होगा, स्ट्रेंथ होगा, ये ग्रुप को, उस डायनेस्टी को, उस स्टेट को उतना ही मजबूत करेगा. और जितना ये वीक होगा वो स्टेट के लिए नुकसानदेह है, वो स्टेट जल्दी टूट जाएगी जिसमें असबियत नहीं पाई जाएगी, ग्रुप कॉन्शियसनेस नहीं होगी, ग्रुप फीलिंग्स नहीं होगी, जो है वो हम काम नहीं करेंगे, इज्तमाइयत के लिए काम नहीं करेंगे. नाउ इन द ओपिनियन ऑफ इब्न खुल्दून, असबियत, which is the source of communal solidarity, is strongest in the primitive groups. In the primitive society, the asbiyat grows out of three types of relationships, namely in blood ties, alliance and clientship. They generate a culture unity, confidence and a spirit of sacrifice. इब्न खुल्दून कहता है कि जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे असबियत का कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत होता है, और जो डेवलप सोसाइटीज़ हैं, हम इसको अर्बन और रूरल के कॉन्टेक्स्ट में समझ लेते हैं कि रूरल सोसाइटीज़ जो है वो प्रिमिटिव है, जहाँ पे सॉलिडारिटी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है. एक गांव का बंदा दूसरे को जानता होता है. अगर गांव की वैल्यूज़ के अगेंस्ट कोई काम हो रहा है तो वो इंडिविजुअल के नहीं समझा जाता, पूरे गांव के समझा जाता है जी कि हमारे गांव की बेटी को किसी ने तंग किया है या चोरी हुई है हमारे गांव में, तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक वक्त में. ये है प्रिमिटिव सोसाइटी. और जो अर्बन है वो कहते हैं उस तरह वहाँ पे इस तरह की असबियत नहीं पाई जाती. किसी घर चोरी हुई है तो वो उसका इंडिविजुअल मैटर समझा जाता है, वो पुलिस के पास जाए ना जाए उसका प्रॉब्लम है, किसी की डेथ हो जाए तो वो उसका प्रॉब्लम है. जहाँ के प्रिमिटिव में आप देखें कि लोग किसी की डेथ हो जाए तो इकट्ठे हो जाते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे की. तो ये बेसिकली वो बताता है. वो कहता है कि इन प्रिमिटिव सोसाइटी द असबियत ग्रोज आउट थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप. प्रिमिटिव सोसाइटी में बेसिकली तीन तरह की चीज़ें जो है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप से असबियत फैलती है, बढ़ती है. ब्लड टाइज, क्योंकि ब्लड टाइज होती हैं उनकी. अलायंस, वो इकट्ठे होते हैं ग्रुप की शक्ल में, इकट्ठे हो जाते हैं. क्लाइंटशिप, क्योंकि वो खेती बाड़ी है उनका काम, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना. इस वजह से क्योंकि उनका रोजगार एक तरह का है, वो सारे एक तरह का काम करते हैं, एक तरह की फसलें प्रोड्यूस करते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे ये रिलेशनशिप ज़्यादा मजबूत होता है. दे जनरेट अ कल्चर यूनिटी, इसी वजह से उनके कल्चर में यूनिटी है, वो कॉन्फिडेंस होते हैं, और स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस है, वो एक दूसरे के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं.
नेक्स्ट उसने दो तरह की टाइप्स जो है वो सोसाइटी के बताई के इब्ने खल्दून ने, रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया है, प्रिमिटिव सोसाइटी को उसने जो है वो रूरल सोसाइटी कहा है और मॉडर्न सोसाइटी को अर्बन सोसाइटी कहा है। इन हिज प्रोलेगोमिना In his book Prolegomena, Ibn Khaldun also deals with different types of nomadic society and its characteristics and compares it with urban society. In his view, the development of a civilization is in the form of a continuum with Badawa, primitive culture. अब बदवी सोसाइटी जो है वो उसको रूरल सोसाइटी कहता है, नाम उसने दिया है प्रिमिटिव कल्चर को बदावा, बदवी सोसाइटी, एंड हजारा, हदारा, एडवांस अर्बन सिविलाइजेशन, जो अर्बन सोसाइटी उसको उन्होंने हदारा का नाम दिया है। एज इट्स टू एंड्स, ईच सोसाइटी एज इट मूव्स फ्रॉम इट्स प्रिमिटिव स्टेज बदावा टू द एडवांस लेवल ऑफ सिविलाइजेशन हजारा यूजली अंडरगोज चेंज इन इट्स नॉर्म्स। अब वो कहता है कि हर सोसाइटी बदवी सोसाइटी से हजारा सोसाइटी की तरफ मूव करती है, रूरल टू अर्बन डेवलप्ड सोसाइटी की तरफ जाती है। देखिए, अगर हम लाहौर में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, तो क्या हम शुरू से लाहौर ऐसा ही था? नहीं, तो गांव होगा, देहात होगा, फिर बढ़ते 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 वो डेवलप्ड हुआ। ठीक है, तो इस तरह जो पाकिस्तान के दूसरे शहर है वो किस तरह डेवलप्ड होते गए। इस तरह वो कहता है बदावा सोसाइटी प्रिमिटिव कल्चर से एडवांस लेवल की सोसाइटी बनती है और उसमें बेसिकली बहुत से नॉर्म्स चेंज होते हैं, आइडियल्स चेंज होते हैं, अबव ऑल इन इट्स मोड ऑफ लिविंग, उनके लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होता है, उनके मोड्स ऑफ लाइफ चेंज हो जाते हैं जब सोसाइटी चेंज होती है। इन दिस वे विद द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन असबियत और ग्रुप फीलिंग गोज ऑन diminishing, and in the end when it is completely gone the civilization itself withers away. इसी तरह वो कहता है जिस तरह ये चेंज होती जाती है सोसाइटी बदावा से हजारा की तरफ, डेवलप्ड सोसाइटी की तरफ, तो नॉर्म्स आइडियल जो है ये वीक होते जाते हैं, असबियत का कॉन्सेप्ट ग्रुप फीलिंग वीक हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो जाती है, जिसके साथ सिविलाइजेशन भी ख़त्म हो जाती है। और आज देखें हमारे पास जो सिविलाइजेशन थी जिसमें बार्बर ट्राइब्स थे, जिसमें तातारी ट्राइब्स थे, जिसमें अरब ट्राइब्स थे, जिसमें जो है वो मोहनजोदाड़ो की सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा की सिविलाइजेशन, ये ख़त्म हो चुकी हैं क्योंकि अल्टीमेटली असबियत का कॉन्सेप्ट वीक हुआ उनके अंदर, तो वो चलते चलते सोसाइटी ही ख़त्म हो गई। नेक्स्ट ये अभी सोसाइटी कंटिन्यू है जो उसकी है theory. While comparing nomadic society with the urban culture, Ibn Khaldun seems to give preference to the former. In the primitive society, he says, asbiyat is found in all its perfection. असबियत परफेक्ट शेप में होती है कहाँ पे? बदावा सोसाइटी, रूरल सोसाइटी में। He says, asbiyat is found in all its, and this is owing to the spiritual and moral qualities of the tribal people of the desert. It is the desert people who are most accustomed and strenuous life, are ever ready to repel attacks and are of an austere character, qualities which wane when the tribe adopts a territory as its permanent home. In other words, each step towards Hazara means some diminution of group feeling और असबियत। अब वो कहता है कि बहुत जो स्पिरिचुअल मॉरली अकस्टम्ड और स्ट्रेनियस लाइफ जो गुजारते हैं वो उस डेजर्ट पीपल होते हैं जिनके अंदर असबियत का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होता है, ट्राइबल पीपल जो होते हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता है जब वो मूव करते हैं, सोसाइटी मूव करती है। ठीक है, तो वो फीलिंग वीक होती है, ग्रुप फीलिंग, तो वो ख़त्म हो जाता है। तो दिस वाज टू types of society in which the concept of asabiyat was described by Ibn Khaldun. Now, theory of effects of climate on human habits. अब ये एक उसकी और थ्योरी है कि किस तरह ह्यूमन हैबिट्स के ऊपर क्लाइमेट का इफेक्ट होता है, आबो हवा का इफेक्ट ह्यूमन हैबिट्स जो है उसके ऊपर। Nearly 2 centuries before Bodin, Ibn Khaldun laid the foundation of science of ecology. जेन बोदेन एक इकोलॉजी में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उससे भी 2 सेंचुरी पहले इब्न खल्दून ने इकोलॉजी में भी काम करके बताया है। इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मोड्स ऑफ लाइफ, देयर हैबिट्स एंड देयर रिलेशन टू देयर
सराउंडिंग्स। इकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंसान का रिलेशनशिप उसके सराउंडिंग्स में, उसकी आबो हवा में तलाश करता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, इब्न खुल्दून पॉइंटेड आउट द इफेक्ट्स ऑफ फिजिकल फैक्टर्स on human habits and modes of life. He concluded on the basis of his study of human history that the temperate zone has produced prominent personalities in the field of science and arts. On the contrary, countries with extreme climates are much inferior in civilization and culture. इब्न खुल्दून ने ये थ्योरी दी है कि जो टेम्परेट जोन है, जो मोतदिल आबो हवा है, नॉर्मल आबो हवा है, वहाँ के जो इलाके उन्होंने प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ को जन्म दिया है, प्रोड्यूस की है, जिन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत काम किया है। लेकिन वो कहता है कि जो क्लाइमेट एक्सट्रीम है, जहाँ पे कंडीशंस क्लाइमेटिक जो बहुत ज़्यादा गर्म है या बहुत ज़्यादा सर्द है, वो सिविलाइजेशन और वो कल्चर जो है वो मच इन्फीरियर है एज कंपेयर टू द टेम्परेट जोन। In his opinion, even human intelligence is also affected by longitude and latitude, and this is in turn influences the habits and customs of its population. अब इब्न खुल्दून कहता है कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हवाले से भी इंसान के हैबिट, ये भी उसकी हैबिट्स के ऊपर असरअंदाज होता है। His theory of effects of climatic conditions on the social structure of the people is full of illustration from animal world as well as history of various human races. He held excessive heat responsible for the backwardness of the people living near equator. अब इक्वेटर के नीचे करीब जो लोग रह रहे हैं, वहाँ पे वो कहते हैं एक्सेसिव हीट जो है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म इलाके हैं, इस वजह से वो बैकवर्ड लोग, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बैकवर्डनेस, उनकी वजह ये हीट है या ये टेम्परेचर है। On the other hand, nations inhabiting temperate regions such as Arabs, Romans, Persian, Greeks have contributed mostly in the growth and development of human civilization. In the same manner, nomadic tribes depend on their food on fresh milk and meat, and as such are more powerful and hardy than others. अब वो कहता है कि as compared to Romans, Persian, Greeks, अब ये जो है ना, ये टेम्परेट रीजन्स के लोग हैं जिन्होंने दुनिया में कंट्रीब्यूट किया है। रोमन्स ने, पर्शियंस ने, अरब्स ने, जिन्होंने पोइट्री में, आर्ट में, लिटरेचर में, इंजीनियरिंग में, हर चीज़ में जो है वो एडवांस लेवल की क्रिएशन की है। इसके अलावा वो कहता है कि खुराक जो आप खाते हैं, क्योंकि जो डेजर्ट पीपल हैं या ट्राइबल पीपल हैं, वो ज़्यादातर अपना गुजारा दूध और गोश्त पे करते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा मजबूत जिस्म के मालिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर्स जो वेजिटेरियन हैं या फ्रूट खाते हैं, वेजिटेरियन जो इस्तेमाल करते हैं पीपल, वो ज़्यादा उस तरह के हार्ड जो है वो नहीं होते और हार्ड वर्क भी नहीं करते और इतने मजबूत नहीं होते। नो थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, ये उसकी एक और थ्योरी है, सोशल चेंज। वो ये समझता है कि किस तरह से तब्दीली जो है वो आती है सोसाइटी के अंदर। Ibn Khaldun considered man a social being. He explains at length that no man can live or survive alone. We live because others cooperate with us and fulfill our needs. This factor compels men to live together, and thus social groups and society came into being. This leads to urbanization. Civilization grows with the corresponding growth in cooperation. In his opinion, nations or dynasties have a natural life individuals, and no matter what the circumstances are, no dynasty lasts more than 3 generations. A generation, in his opinion, is equal to the average duration of an individual's life, which is about 40 years. Each succeeding generation loses some of the vitality of the previous one, and third one is utterly hopeless politically and morally, and finally डिसइंटीग्रेट्स। ये सोशल चेन की जो थ्योरी है इब्न खुल्दून की, इसमें वो एक्सप्लेन करता है कि बेसिकली जो इंसान है ये एक सोशल बीइंग है, ये ग्रुप्स में रहना पसंद करता है, एक दूसरे से कोऑपरेशन के ज़रिए चलता है। यही उसका कोऑपरेशन जो है ये उसको इकट्ठा रहने ग्रुप लाइफ पे मजबूर करता है, और इससे अर्बनाइजेशन होती है, अर्बन लाइफ बनती है, फिर सिविलाइजेशन बनती हैं। और वो हर सिविलाइजेशन को कहता है कि वो 3, हर नेशन, हर जो डायनेस्टी है वो 3 जनरेशन तक चलती है।
A generation, in his opinion, is equal to the average duration of an individual's life, which is about 40 years. एक जनरेशन को वो 40 साल लेता है, तो 3 जनरेशन के यानी कि 120 साल। और वो कहता है कि हर सिविलाइजेशन जो है वो डायनेस्टी जो 120 साल के बाद लाजमी तब्दील होगी, क्योंकि वो थर्ड जनरेशन तक वो वैल्यूज़ नॉर्म्स उस तरह से नहीं पहुंच पाती जो फर्स्ट जनरेशन की थी। आप कोई भी सोसाइटी देख लें, आप वो कोई भी जो डायनेस्टी है वो देख लें, आप मंगोल की देख लें, आप जो है वो मुगलिया ख़ानदान की देख लें, आप जो है वो रोमन्स की देख लें, पर्शियन की देख, वो 3 जनरेशन्स के बाद जो है लाजमी चेंज हुई होंगी उनमें। तो वो 120 ईयर्स बताता है कि एक इंडिविजुअल जो की लाइफ जो है उसको, एक इंडिविजुअल को एक जनरेशन कंसीडर करता है, तो एक इंडिविजुअल की लाइफ वो एस्टिमेट लगाता है 40 ईयर्स, तो एक जनरेशन 40 ईयर्स तक हुकूमत करती है, तो फिर 3 जनरेशन 120 ईयर्स, उसके बाद वो मॉरली और पॉलिटिकली जो है वो होपलेस हो जाती है थर्ड वन, तो इस तरह वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। According to Ibn Khaldun, the cycle of rise and fall continues with the fall of one dynasty or nation and other takes its place, again to give way to another. He illustrates his theory with reference to the events in world history, particularly the Arab history. पर्टिकुलरली काम तो उसका अरब हिस्ट्री के ऊपर है, और अरब हिस्ट्री में उसने ये प्रूव करके दिखाया कि किस तरह से ये साइकिल चलता है और एक चलती रहती है, किस तरह से एक लाइफ, एक डायनेस्टी नेशन चलती है, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, और इस तरह चौथी, और सो ऑन चलती रहती है। इट वाज ऑल अबाउट इब्न खल्दून theories. I hope you people understand very well. Thank you very much, and also subscribe the channel for more informative and educational videos. And if you have any suggestion, please comment below the video. Thank you.